क्लास 12th मैथ्स पार्ट सेकंड के महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं। हमें दे रखा था समाकलन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं इस सवाल को देखने से हम देख रहे हैं शुरुआत में जो हमने 15-20 सूत्र पढ़े उनमें से कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है। इसके बाद आते हैं प्रतिस्थापन पर। हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन से थोड़ा सरल होते दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। यहां से यदि हम एक्स का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, साइन टी मिलेगा। आई बराबर एक्स का मान क्या निकाला हमने, साइन टी निकाला। इसको क्या माना हमने, टी माना है, और जे क्या आ गया हमारा, डी टी आ गया। हम दो फलन मिल गए हैं, इन फलनों को हम खंडशः समाकल के द्वारा हल करेंगे। अब हम जानते हैं खंड समाकल में हमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता है तब हो पाता है, तो हम आज उसके लिए आइलेट का यूज करते हैं। हम जानते हैं सर्वप्रथम हम प्रतिलोम फलन को मानते हैं। पहला फलन वो नहीं होता है तो लघुगणक वाले को मानते हैं, और वह भी नहीं होता है तो अलजेब्रिक बीजगणितीय फलन को हम मानते हैं। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल होता है और फिर ये एक्सपोनेंशियल चरघातांकी होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको पहला मानना पड़ेगा, हमें इसको दूसरा मानना पड़ेगा। हम सूत्र जानते थे दो फलनों के समाकलन हो गुणांक रूप में, तो क्या करते थे हम, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, इस सूत्र को हम लगाते थे। इसको लगाएंगे हम तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। ये हमने खंड से समाकलन का सूत्र लगा दिया। आई बराबर हम जानते साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, समाकलन माइनस डी टी अपन डी टी का वन हो जाता है, और साइन का माइनस का तो ये प्लस बन जाएगा, कॉस टी और डी टी, कॉस टी का कॉस टी हो जाएगा। तो आगे अगले पद हम क्या करेंगे, आई बराबर माइनस टी कॉस टी प्लस हम जानते हैं कॉस टी है, इसका हो जाएगा साइन टी प्लस सी लिख देंगे हम। देखिएगा साइन टी का मान तो ऑलरेडी एक्स रख देंगे यहाँ, लेकिन यहाँ कॉस टी को हम बनाएंगे पहली सर्व समीकरण से। माइनस टी सही है, इसको लिख पाएंगे हम वन माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी धन सी। क्या किया हमने, वो सर्व समीकरण फर्स्ट होती है हमारी, उससे हम कॉस टी का मान निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें। आई बराबर माइनस लगाए, टी का मान क्या है हमारा, टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, ये हमने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन टी का मान हम जानते हैं साइन टी एन एक्स है, एक्स की घात दो प्लस साइन टी का है एक्स है हमारा धन सी, और रीसेट कर दिया हमने। आई बराबर इसको पहले लिख दिया माइनस एक्स पर लिख दिया एक्स माइनस एक्स पर लिख दिया है माइनस एक ऋण एक्स की घात दो साइन इनवर्स एक्स धन सी। पहले इसको लिख दिया फिर इसको रीसेट करके लिख दिया हमने, ये आंसर हो गया। इस टाइप से अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 1 हुआ, हमें एक दीर्घवृत्त दे रखा था, इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस प्रकार के सवालों करने के लिए हम इसका चित्र बनाते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। हम जानते दीर्घवृत्त थोड़ा सा अंडाकार होता है, इस टाइप से बना दिया दीर्घवृत्त का चित्र हमने, और डेफिनेटली ये 4 0 होगा
डी एक्स है, ये बाय है, और ये हमने इसमें लिख दिया कि इक्वेशन एक्चुअल में किसका है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू बन रहा है। ये जो लेफ्ट साइड है हमारा दीर्घवृत्त है। तो लिखेंगे यहाँ पर आविष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 लगाएंगे, 4 क्वाड्रेंट है, हम 0 से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर 16 को हम 4 की घात 2 ले सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर अपन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 0 से 4 लिखेंगे वाई डी एक्स। यहाँ से हम वाई का मान निकालेंगे, इसके लिए हम पक्षांतर करते हैं, वाई स्क्वायर अपन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर। इसको एलसीएम निकाल के हल करेंगे, 4 स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम बात करते हैं वाई स्क्वायर की, तो यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम त्रिक गुणों से वहाँ ले गए। अब क्या करते हैं, वाई बराबर निकालेंगे, तो 3 अपन 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे वाई के स्थान पर 4, 0 से 4, वाई का मान क्या निकाला हमने, 3 अपन 4 निकाला अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। हम सूत्र जानते हैं, सूत्र को लगाएंगे। क्या सूत्र होता था हमारा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा फार्मूला होता है, इसको लगाएंगे हम। और अपने पास था 3/4 बाहर आएगा, कांस्टेंट था, इस फार्मूला लगाएंगे तो 1/2x अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1/2 ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, लिमिट इसकी 0 से 4 है। ये फार्मूला लगा दिया। अब हम उसी में रखेंगे, एक्स के स्थान पर 4 रखेंगे, फिर ऋण लगा करके निम्न सी में रखेंगे 0। तो यहाँ 4 से 4 तो कट गया, 3 बचा यहाँ 1/2 उसी में रख रहा है, एक्स के स्थान पर 4 1/2 गुणित 4, ये 4 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग धन 1/2 4 का वर्ग। हम हल भी करते हैं, 4 का वर्ग 16 हो गया ये। यहाँ साइन इनवर्स 4/4, अब फिर 0 रखेंगे तो ये यहाँ रखेंगे 1/2 गुणित 0 4 का वर्ग ऋण 0 का वर्ग ऋण लगाएंगे क्योंकि निम्न सीमा घटती है 1/2 गुणित 0 का वर्ग और हाँ 4 का वर्ग है साइन इनवर्स 0/4। जहाँ एक्स था मैंने वहाँ शून्य रख दिया, निम्न सीमा जब रखी है। अब आप देखेंगे 3 तो ठीक है, ये वाली बात 0 बन जाएगी क्योंकि 4 वर्ग ऋण 4 वर्ग 0 बन जाएगा, 0 को ऐसे करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे हम तो 2 एकम 2 2 8 8 आया और ये होगा साइन इनवर्स 4/4 1 होगा और 1 होगा साइन π/2 का मान 90 का मान होता था। ये 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, वो साइन इनवर्स 0/4 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होता है, वो 0 बनेगा, वो भी 0 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 3 लिखा इंटू 8 इंटू π/2, ये कट गए π/2, 2 एकम 2 2 चौको 8, यहाँ गुणा करेंगे तो 12 पाई वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 हुआ इसका। अवकल समीकरण देखा है, इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। हम जानते हैं अवकल समीकरणों के व्यापक हल हम 3 विधियों से ज्ञात करते हैं। पहला हमारा चरण पृथक्करण होता है, फिर समघात होता है, फिर क्लोरो का रूप होता है। हम यहाँ देख रहे हैं दिया हुआ सवाल हमें चरण पृथक्करण से हल होते दिख रहा है। dy/dx इक्वल टू x + 1 2 - 1। यदि हम त्रिक गुणा करते हैं तो हम देख रहे हैं x और dx साथ होते दिख रहे हैं। त्रिक गुणा करेंगे हम तो x + 1 का dx से करेंगे और 2 - y का हम dy से करेंगे। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन x धन 1 dx, यहाँ पर भी समाकलन 2 - y dy।
हम जानते हैं x का करेंगे तो x की घात को वैसे तो हो जाएगा 1d का x होगा इजिकल टू यहाँ पर करेंगे हम तो 2y का 2dy का हम कहेंगे 2y होगा और इसका करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 होगा प्लस c लगाए सब। अब क्या करते हैं हम अधिक पद में 2 का गुणा करते हैं हम तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, यहाँ करेंगे तो 2 जब 4y, यहाँ करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो 2। मान लीजिए c1 है तो ये होगा हमारा 2c1। अगले पद में हम पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे इनको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये प्लस वाई हो प्लस 2x माइनस 4y माइनस 2c1। अब मान ले रहे हैं कि 2c1 है जो माइनस 2c1 वो c के बराबर है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। हमने ऐसा माना, ऐसा भी सही था। तो ये क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c बराबर 0। ये हमारा व्यापक होगा हल होगा समीकरण का। क्वेश्चन नंबर 4 एक सदिश दे रखा था, दिक् अनुपात लिखना था और इसकी सतह दिक् कोसाइन ज्ञात करना था। हम जानते हैं कोई सदिश दिया होता है तो सदिश में अगर हम दिक् अनुपात की बात कर रहे हैं तो जो आय के गुणांक को हम दिक् अनुपात कहेंगे। तो दिक् अनुपात लिखेंगे यहाँ पर क्या होंगे हम जानते हैं एबीसी से दर्शाते थे हम। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 2j, पहला आंसर होगा दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन की बात करते हैं हम, दिक् कोसाइन हम जानते थे ये क्या होता था a बटे अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपान अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही c अपान अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं हम 1 अपान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ 1 अपान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2 अपान अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 1 अपान ये 4 होगा, एक 5 और एक 6, 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4, एक वर्ग 1 एक वर्ग 1 तो ये 1 और 1 2 और 4 6 अंडर रूट 6 1 अंडर रूट 6, दूसरा वाला अंडर रूट 6 और तीसरा वाला माइनस 2 अंडर रूट 6। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, आंसर होगा सेकंड वाला। एक रेखा युग्म दे रखा था, हमें इनके बीच का कोण याद करना था। हम जानते हैं रेखा युग्म बीच से कोण निकालने के लिए हम कहेंगे cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, यहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। फार्मूले को लगाएंगे हम, यहाँ से देखेंगे रेखाओं से a1 बराबर 3 b1 बराबर 5 दिक् अनुपात है, c1 बराबर 4। ऐसे ही इधर a2 बराबर 1 b2 बराबर 1 और c2 बराबर 2। इन मानों को रखेंगे हम। cos थीटा बराबर 3 गुणित 1 धन 5 गुणित 1 धन 4 गुणित 2, पूरे के बटे में 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 4 का वर्ग, यहाँ 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग। cos थीटा बराबर 3 एकम 3 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। यहाँ करेंगे हम तो 4 चौको 16, ये 3 का 9 धन 5 पंजे 25 धन 4 चौको 16। इधर करेंगे हम तो 1 धन 1 धन 4, ये वर्ग था सॉरी।
cos थीटा बराबर ये 16 होगा ऊपर, नीचे वाला ये 16 में 25 और 25 50 होगा, यहाँ पर 6 आया। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम जानते हैं 50 जो है उसको गुणनफल निकालेंगे हम, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 पंजे 25 तो 5 से 5 6 के निकालेंगे, मान लीजिए 6 के 2 3 से 3 एकम 3, तो आप देख रहे हैं एक 2 का पेयर बन जाता है और एक 5 का, 2 और 5 बाहर आ जाएंगे, 3 अंदर रह जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर 16 तो था ही, ऊपर बाहर के आएंगे 2 गुणित 5 आएंगे, अंदर का 3 रह जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 8/5 करने 3, ये हमारा आंसर होगा। 2 रेखाओं के बीच का कोण हम cos थीटा इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, व्यवरोध दे रखे थे हमें, आदर्शमिक गणना करना था। इसे हम करने के लिए हम x + y छोटा बराबर 4, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0। सबसे पहले हम ग्राफ पर दर्शाएंगे इसको, हम संशोधन क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर हम कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे और कोणीय बिंदु के माध्यम से इसका अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। ग्राफ पर दर्शाने के लिए हमें एक समीकरण दे रखा था, हमने माना x + y बराबर 4 है, तो अच्छा हम साइड बनाया करते थे हम, x का मान 0 ले रहे हैं हम, 0 + y = 4, तो y का मान हमें 4 मिल रहा है। इसी समीकरण में हम y 0 लेंगे तो x + 0 = 4, तो x का मान 4 मिल रहा है। हम ग्राफ पर दर्शाएंगे, y के 4 है, 1 2 3 4, यहाँ कहीं 0 4 होगा हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं 4 0, इसका 4 था, तो 1 2 3 4, यहाँ कहीं हमारा 4 0 होगा। इन दोनों से जाते हुए एक लंबी लाइन खींचते हैं हम देख रहे थे x + y छोटा है बराबर है 0 की ओर, यानी तो इसका जो लाइन के दिमाग इस तरफ होगा, नीचे की तरफ दिमाग होगा। और हम जानते हैं x बड़ा है बराबर 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा, y बराबर 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा, तो इसका जो संशोधन क्षेत्र होगा वो j होगा, ट्रायंगल वाला। हमें 3 कोणीय बिंदु दिख रहा है, इसको a मान ले रहा है, ये 0 0 है, ये b मान ले रहा है 4 0, और ये c है हमारा, ये 0 4। हम कहते हैं यहाँ पर सारणी बनाते हैं, इसे लिखते हैं सरल क्रमांक, इसे लिखते हैं कोणीय बिंदु, लिखते हैं z का जो मान ज्ञात करना हो 3x + z के संगत मान 1 2 3, 3 कोणीय बिंदु प्राप्त हुए हैं, a 0 0 है, b हमारा 4 0 है और c हमारा 0 4। जैसे 0 0 रखेंगे z का मान 0 हो जाएगा, 4 0 रखेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 0 4 रखेंगे 4 2 16 हो जाएगा। तो ये हमारा अधिकतम मान होगा, यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, PA दिया था, PB दिया था, PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना था, जबकि हमें A और B इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखी थी। तो हम बात करते हैं, हम जानते हैं PA इंटरसेक्शन B = PA × PB होता है। ये तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि PA का मान दिया 3/5 और इसका मान बना 1/5। हम जानते हैं जब A और B स्वतंत्र घटनाएं होती है तो इस फार्मूले को लगाते हैं, 3/5 × 25, ये हमारा आंसर होगा।